class is one of the most important classes on complex numbers from your examination perspective. Hey everybody! जो सर्कल, स्ट्रेट लाइन हो गया, आर्क हो गया, एटसेट्रा, इन सब की इक्वेशंस आप कार्टेशियन प्लेन में इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई निकालते आए हो, isn't it? आपको वो आता है. टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम हम इन्हीं सब टू डायमेंशनल कर्व्स की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन प्लेन में निकालना सीखेंगे. दैट इज इन टर्म्स ऑफ जेड. दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ऑल्सो बिफोर आई स्टार्ट, एक बात ध्यान में रखना कि कोई भी टू डायमेंशनल कर्व हो, कोई भी, इट इज नथिंग बट लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट ओनली, जहां पे वो मूविंग पॉइंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ कंडीशंस को फॉलो कर रहा होता है. दैट्स इट. ओके, सो आर वी सॉर्टेड हियर? चलो फिर लेट्स स्टार्ट वन बाय वन एक्सप्लोरिंग ईच ऑफ द 2D कर्व. सबसे पहले बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की. लेट्स से मेरे पास दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं A एंड B आर्गन प्लेन पे, सच दैट A ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर और B ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर. अब क्योंकि A और B दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं प्लेन में, इसीलिए उनको ज्वाइन करके मुझे AB सेगमेंट मिलेगा, राइट? अब मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूं, लेट्स कॉल इट L, जो कि AB के परपेंडिकुलर है, मतलब उसको 90 डिग्री पे काटता है, एंड ऑल्सो उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, मतलब कि AM इज इक्वल टू MB. ये यूनिक लाइन L जो AB के परपेंडिकुलर भी है और उसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, इज व्हाट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट AB. इसी की इक्वेशन मुझे चाहिए. ठीक है, अब ध्यान से समझो. इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आई विल कंसिडर अ रैंडम पॉइंट P सिटिंग ऑन दिस लाइन. ठीक है, लेट्स से वो एक आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर Z डिनोट करता है. कूल. अब P एक मूविंग पॉइंट है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ लाइन L के अलोंग मूव करने की परमिशन है. अगर ऐसी बात है तो थ्रू आउट इट्स मूवमेंट पॉइंट P जो पाथ ट्रेस करेगा वो क्या होगा? पूरी की पूरी लाइन L, राइट? यानी कि अगर मैं लोकस ऑफ P निकाल लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन L. इजी. पर लोकस ऑफ P निकालने के लिए मुझे कम से कम एक कंडीशन चाहिए जो P पे इम्पोज्ड हो, और उस कंडीशन तक पहुंचने के लिए हम बड़ा ही स्मार्ट काम करेंगे. वी विल जॉइन P विथ A एंड वी विल ऑल्सो जॉइन P विथ B. ऐसा करने पे मुझे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल जाते हैं जो कि SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन की मदद से कॉन्ग्रुएंट है. इसीलिए बाय CPCT PA comes out to be equal to PB. मतलब आपको क्या मिला? लेंथ ऑफ द PA सेगमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द PB सेगमेंट. दिस इज दैट कंडीशन which is imposed upon P. ये कंडीशन कहना क्या चाह रही है कि जो P पॉइंट है ना, दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B. और इस बात से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बाहर निकल के आती है कि किसी भी सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बैठा पॉइंट उस सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है. आया समझ में? यस. अब इस कंडीशन पे वापस आ जाओ, क्योंकि इसी को एक्सप्लॉइट करके हमें लोकस ऑफ P मिलेगा, व्हिच इज द इक्वेशन ऑफ माय लाइन L दैट आई वांट. तो PA क्या है भाई? लेंथ ऑफ द PA सेगमेंट. इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z एंड Z1, जिसको हम कैसे लिखते हैं? मॉड ऑफ Z माइनस Z1. सिमिलरली PB क्या है? लेंथ ऑफ द PB सेगमेंट, which is nothing but the distance between the complex numbers Z and Z2, जिसको कैसे लिखते हैं? मॉड ऑफ Z minus Z2. And bingo! This is the very equation of line L जो हम ढूंढ रहे थे. यहां पे एक चीज नोटिस करना कि Z1 और Z2 दो फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट करते हैं, वहीं जो Z है ये वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है विच आर सिटिंग अलोंग द लाइन L. ओके, अंडरस्टूड. अब वी आर डन हियर. बट इस पूरी कहानी से आपको जो एक मेजर चीज समझनी है वो ये है कि जब भी आपको इस शक्ल की कोई भी इक्वेशन दिखे तो आपको उसकी भाषा समझते आनी चाहिए. ये कहती क्या है? दिस यू शुड अंडरस्टैंड.
कि भाई Z वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका Z1 से डिस्टेंस और Z2 से डिस्टेंस बराबर है। ऐसे सारे Z कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब आप कलेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 एंड Z2। गॉट इट? ऑल राइट, तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स प्लेन में Z के टर्म्स में निकाल चुके हैं। नेक्स्ट हमें जिसकी इक्वेशन पे काम करना है वो है लाइन सेगमेंट। अगेन लेट्स से A और B मेरे पास टू फिक्स्ड पॉइंट्स हैं आर्गन प्लेन में, सच दैट A ज्योमेट्रिकली Z1 को रिप्रेजेंट करता है और B Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो क्योंकि ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, इनको जोड़ के मुझे AB सेगमेंट मिल चुका है और इसी की मुझे इक्वेशन Z के टर्म्स में चाहिए। अब इक्वेशन निकालने के लिए मैं फिर से सेम तरीका अपनाऊंगी। आई विल कंसिडर अ रैंडम पॉइंट P सिटिंग ऑन दिस लाइन सेगमेंट। लेट्स से वो एक आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर Z को डिनोट करता है, राइट? अब ये P जो पॉइंट है एक्चुअली मूविंग पॉइंट है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ AB सेगमेंट के अलोंग ही मूव करने की परमिशन है। अगर ये बात है तो थ्रू आउट इट्स मूवमेंट पॉइंट P जो पाथ ट्रैवर्स करेगा वो क्या होगा? पूरा AB सेगमेंट। तो फिर से लोकस ऑफ P अगर मैं ढूंढती हूं तो वो क्या निकल के आएगा? AB सेगमेंट की इक्वेशन, है ना? पर लोकस ऑफ P तक पहुंचने के लिए मुझे P के ऊपर इम्पोज्ड कम से कम एक कंडीशन चाहिए, और वो कंडीशन डिड्यूस करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना है, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। देखो, PA प्लस PB is actually equal to complete AB, isn't it? अगर P AB सेगमेंट पे बैठा कोई भी पॉइंट है तो PA प्लस PB पक्का से पूरे के पूरे AB के बराबर होगा। लेकिन PA का मतलब क्या है? Length of the PA segment, which is nothing but the distance between the complex numbers Z and Z1। मतलब PA कुछ नहीं but modulus of Z minus Z1 है। What about PB? It is nothing but the distance between the complex numbers Z and Z2, which is written as mod of Z minus Z2. Similarly, AB क्या होगा? Length of the AB segment, मतलब कि distance between Z1 and Z2 complex numbers, which is written as mod of Z1 minus Z2. Bingo! Z के terms में ये आ चुकी है equation of the line segment joining A and B. Okay? इस इक्वेशन में भी आप ध्यान से देखें, Z1, Z2 फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिनोट करते हैं और Z वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करता है विच आर सिटिंग ऑन द लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, मेजर बात समझने की ये है बॉस कि जब भी आपको इस शक्ल की कोई भी इक्वेशन दी जाए तो आपको इसकी भाषा डिकोड करते आनी चाहिए। इसमें क्या लिखा है कि Z वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका डिस्टेंस अगर मैं Z1 से मेजर करूं और Z2 से मेजर करूं और उन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस। और ऐसे सभी Z कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब आप कलेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 एंड Z2। दैट्स इट। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब लाइन सेगमेंट से जुड़े ही कुछ मॉडिफिकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास है एक लाइन सेगमेंट AB, राइट? मैं क्या करूंगी, जानबूझ के इसको B के डायरेक्शन से एक्सटेंड कर दूंगी। ओके, सो व्हाट आई डिड, मैंने एक वन साइडेड एक्सटेंशन परफॉर्म किया। B के अलोंग मैंने इस सेगमेंट को एक्सटेंड किया। ऐसा करने से मुझे क्या मिलता है? मुझे ये येलो कलर की रे मिलती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है B। डू यू गेट इट? मुझे एक रे मिलती है विच इज एमनेटिंग फ्रॉम पॉइंट B। इस येलो रे की इक्वेशन चाहिए मुझे आर्गन प्लेन में इन टर्म्स ऑफ Z। दैट इज द एजेंडा, दैट इज द एम, दैट इज द टारगेट। तो इक्वेशन निकालने के लिए फिर से हम वही काम करेंगे। मैं इस रे पे बैठे किसी रैंडम पॉइंट को ले लूंगी, लेट्स से P। ये एक आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर Z को डिनोट करता है, लेट्स से। अब इस P का लोकस ही मुझे इस येलो रे की इक्वेशन देगा, पर P का लोकस निकालने के लिए फिर से मुझे कोई एक कंडीशन चाहिए जो P सेटिस्फाई करता हो, राइट? और उस कंडीशन तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखना है।
बस जैसे ही आप ध्यान से देखते हैं वो कंडीशन चमक जाएगी, ट्रस्ट में। जैसे कि यहाँ पे ओरिजिनल सेगमेंट है मेरे पास ए बी, मतलब जो दो दो एंड पॉइंट्स पिक्चर में थे वो कौन से थे, ए और बी। अब पी को कंपेयर करो ए और बी से, मतलब कि आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि पी पॉइंट ए से तो दूर है पर पॉइंट बी से पास है ना। मतलब मैं क्या समझ चुकी हूं कि P का A से डिस्टेंस इज मोर देन P का B से डिस्टेंस। इतना तो क्लियर है। इनफैक्ट बड़े डिस्टेंस में से जब मैं छोटा डिस्टेंस माइनस कर दूं, हटा दूं, तो मुझे मिलता है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B व्हिच इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। Isn't it? Just try to visualize। पूरे PA में से PB हटा दो, क्या बचेगा, AB। इजी राइट। तो ये है वो कंडीशन जो P एक्सरसाइज करता है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन को Z के टर्म्स में लिखना है एंड आई विल बी डन। तो व्हाट इज PA? PA इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर Z एंड Z1। उसको कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ Z माइनस Z1। PB क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर Z एंड Z2। उसको कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ Z माइनस Z2। एंड AB इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, जिसको हम मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 लिखेंगे। ठीक है। तो इफ Z इज लाइंग ऑन द रे एमिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट B, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट B, तो उस रे की इक्वेशन ये होगी। ठीक है, मतलब Z इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने वन साइडेड एक्सटेंशन B पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग परफॉर्म किया, अब हम वही वन साइडेड एक्सटेंशन A पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग परफॉर्म करेंगे। मतलब कि मैं इस सेगमेंट को A के डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देती हूं। ओके, ऐसा करने पे भी मुझे क्या मिलती है, ये येलो कलर की रे which is this time emanating or starting from point A, है ना। और इसी येलो रे की इक्वेशन मुझे चाहिए। तो फिर से सेम काम, राइट। देखो कॉन्सेप्ट समझना है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। मैं फिर से P पॉइंट कंसिडर करती हूं और P पे इस बार कंडीशन क्या इंपोज्ड होगी, कॉमन सेंस। इस बार P B से दूर है और A के पास है, तो P का B से डिस्टेंस इज मोर देन P का A से डिस्टेंस। इनफैक्ट बड़े डिस्टेंस में से छोटा डिस्टेंस हटाओ तो क्या बचता है, AB सेगमेंट की लेंथ, मतलब A और B के बीच का डिस्टेंस। आप खुद ही विजुअलाइज करके देख सकते हैं, मतलब बच्चों का खेल है। PB माइनस PA इज गोइंग टू गिव यू AB, राइट। ये है वो कंडीशन जो हम ढूंढ रहे थे, जो पॉइंट P पे इम्पोज्ड है, जो पॉइंट P सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना, Z के टर्म्स में लिख दो। व्हाट इज PB? What is PB? Distance between Z and Z2, मतलब mod of Z minus Z2, right? PA क्या है, distance between Z and Z1, मतलब कि mod of Z minus Z1। और AB क्या है, same distance between Z1 and Z2, which is written as modulus of Z1 minus Z2। And bingo, this is the very equation of your yellow ray, which is starting from point A। तो जब भी Z is sitting on the ray emanating or starting from point A, then Z will be satisfying this very equation। ठीक है, तो दो सिनेरियोज हमने इंडिविजुअली कंसिडर किए। हमें पहली इक्वेशन मिली उस रे की जो कि B पॉइंट से एमिनेट हो रही है, और दूसरी इक्वेशन मिली हमें उस रे की जो कि A पॉइंट से एमिनेट हो रही है और फिर इंफिनिटली एक्सटेंड हो रही है ऑब्वियसली। मैं चाहती हूं मुझे इन दोनों इक्वेशंस की कंबाइंड एक इक्वेशन मिले। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर दैट इज, लेट्स से मैं इस क्वांटिटी को A डिनोट करती हूं और इस क्वांटिटी को B से डिनोट करती हूं और इस क्वांटिटी को C से। तो मेरी पहली इक्वेशन क्या बन जाती है, A माइनस B इक्वल टू C। दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, तो ये तो B है, ये तो A है और ये तो C है। मतलब दूसरी इक्वेशन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, B माइनस A इक्वल टू C, जिसको मैं लिख सकती हूं माइनस ऑफ A माइनस B इक्वल टू C, है ना। अब ध्यान से दोनों इक्वेशंस को देखो, क्या लिखा है, A माइनस B इक्वल टू C माइनस ऑफ A माइनस B इक्वल टू C, जिससे आपको क्या समझ आता है, दोनों को कंबाइन करो तो क्या मिलेगा,
mod of a minus b equal to c. That's it. है ना? a की जगह रख दो mod of z minus z1, b की जगह रख दो mod of z minus z2 और c की जगह रख दो mod of z1 minus z2. तो mod of a minus b equal to c is the combined equation of both the first and the second equations. All right. अब नेक्स्ट जिस ज्योमेट्रिक फिगर की हमें बात करनी है वो है रे. तो लेट्स से आर्गन प्लेन में ये एक रे है मेरे पास which is emanating or starting from origin. ठीक है. अब आप सब जानते हैं कि ये पर्टिकुलर रे जो आपको दिख रही है, this will make infinitely many angles with the positive real axis where all of them will be differing by multiples of 2 pi, right? लेकिन theta, let's say, is that unique angle sitting in the interval open minus pi to closed pi जो कि ये रे पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ बनाती है. इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे इस रे की इक्वेशन तक पहुंचना है, राइट? तो कैसे निकालूंगी मैं इक्वेशन? सेम ड्रिल जो हमने अभी तक फॉलो की है. I am going to consider a random point P sitting on this ray. Let's say it denotes the arbitrary complex number Z. ठीक है. अब अगर मैं OP वेक्टर को कंसिडर करूं, ठीक है, तो OP वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ P, मतलब कि इट इज वेक्टोरियली रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर Z. और आप डायग्राम को देख के ये क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि OP वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस, जहां पे थीटा ओपन माइनस पाई से क्लोज्ड पाई इंटरवल में बिलोंग करता है, मतलब कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज थीटा, isn't it? और यहां पे Z क्या है? Z is any complex number sitting along this ray. Okay, Z is any complex number lying on this ray. तो क्या इस सिचुएशन में मुझे इसे ही इक्वेशन ऑफ द रे डिक्लेयर नहीं कर देना चाहिए? राइट? Isn't it? No. क्यों? ऐसा क्यों? मैंने नो क्यों बोला? क्योंकि जब आप इस रे को देखेंगे देन इट इज ओरिजिनेटिंग और एमिनेटिंग और स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन. मतलब ओरिजिन इज वन ऑफ द पॉइंट्स सिटिंग ऑन दिस रे, बट ओरिजिन यानी कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट तो डिफाइंड ही नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना? यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा इज द इक्वेशन ऑफ द रे which is starting from origin but excluding origin. ठीक है. तो इस इक्वेशन में z is any complex number lying along this ray except origin. तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें, जब भी आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स थीटा जैसी इक्वेशन दिखती है जहां पे थीटा ओपन माइनस पाई से क्लोज्ड पाई इंटरवल में बिलोंग करता है, तो ये इक्वेशन किसकी है? इट इज ऑफ अ रे which is starting from origin except origin, जहां पे वो रे पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो है ये थीटा. आया समझ में? ओके. आगे बढ़ते हैं. तो हम समझ चुके हैं कि अगर रे ओरिजिन से स्टार्ट होगी तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है. बट व्हाट इफ रे ओरिजिन से स्टार्ट ना हो, तब उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड. तो लेट्स से मेरे पास ये रे है, ठीक है. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम not origin but some point A which denotes the complex number Z1. मतलब Z1 पक्का से जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है, ठीक है. अब थीटा माइनस पाई से पाई इस इंटरवल में बिलोंग करने वाला वो यूनिक एंगल है जो ये रे पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ बनाता है. पर इसको मैं डिनोट कैसे करूंगी? बड़ा सिंपल है. आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन passing through A. Because this line is perfectly parallel to my real axis, इसीलिए अगर मैं इस रे को बैक एक्सटेंड करती हूं तो ये एंगल मैं बोलूं थीटा है या ये एंगल मैं बोलूं थीटा है, बात एक ही है. क्यों? बिकॉज दे बोथ आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है. तो आपको दिख चुका है कि आपके पास एक रे थी which was originating from point A which is not origin.
and the angle which this ray was making with the positive real axis is theta, जहां पे theta open minus pi से closed pi interval में बैठा हुआ एक एंगल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे इस रे की इक्वेशन तक पहुंचना है। द ड्रिल इज अगेन सेम। मैं इस पे बैठे पॉइंट P को कंसिडर करूंगी जो कि Z कॉम्प्लेक्स नंबर आर्बिट्ररी डिनोट करता है। ठीक है, अब AP वेक्टर को कंसिडर करो। दिख रहा है? यस, व्हाट इज AP वेक्टर? इट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A। पर P पॉइंट का पोजिशन वेक्टर मतलब कि OP वेक्टर, और A पॉइंट का पोजिशन वेक्टर मतलब कि OA वेक्टर। भाई OP वेक्टर इज नथिंग बट द वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z, है ना? एंड OA पोजिशन वेक्टर इज नथिंग बट द वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1। मतलब कि AP वेक्टर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर Z माइनस Z1। और आपको ये क्लियरली डायग्राम को देख के दिख रहा होगा कि AP वेक्टर is making an angle theta with the positive real axis, जहां पे theta open minus pi से closed pi interval में belong करता है, जिसका सीधा मतलब है कि principal argument of Z minus Z1 is theta। यहाँ पे Z क्या था? Z was some random complex number sitting along my ray which was starting from point A। ठीक है, तो Z was any complex number lying on the ray which was starting from point A, जो ओरिजिनली हमारे पास थी आर्गन प्लेन पे। तो क्या मुझे इस इक्वेशन को मेरी रे की इक्वेशन डिक्लेयर कर देना चाहिए? अगेन अ बिग फैट नो। क्यों? क्योंकि जो रे आपके पास ओरिजिनली थी, जो पॉइंट ए से ओरिजिनेट हो रही थी, पॉइंट ए उसका हिस्सा है। पॉइंट ए सिटिंग ऑन दैट रे, और पॉइंट ए मतलब कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यहां पे आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसे ही आप Z की जगह Z1 रखोगे आपके पास आ जाएगा Z1 माइनस Z1, मतलब कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी आर्ग्यूमेंट हमें पता है एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, समझ में आया? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल टू थीटा इज द इक्वेशन ऑफ दैट रे which is emanating from Z1 but excluding Z1। हॉलो सर्कल है Z1 पे, राइट? मतलब इस इक्वेशन में Z will represent all complex numbers which are lying on this ray except Z1। आया समझ में? तो ये छोटी सी सावधानी हमेशा दिमाग में रखनी है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल टू थीटा, जैसे आपको ये इक्वेशन दिखती है जहां पे थीटा इज लाइंग इन द इंटरवल ओपन माइनस पाई टू क्लोज्ड पाई, तो आपको यहां से ये बात डिड्यूस करनी है कि this is the equation of a ray which is starting from Z1 excluding Z1। That's it। Okay? For example, I have this question for you। Principal argument of Z minus 1 minus 2 iota equals 5 pi by 6। ये किस ज्योमेट्रिक फिगर को रिप्रेजेंट करती है वो हमें बताना है। ऑल राइट, सबसे पहले तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस 1 प्लस 2 आयोटा इक्वल्स 5 पाई बाय 6। तो 1 प्लस 2 आयोटा एक फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका नाम मैं Z1 रख देती हूं। तो अब मेरी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल टू 5 पाई बाय 6, जहां पर 5 पाई बाय 6 थीटा का रोल प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये इंश्योर करते हैं कि क्या ये थीटा ओपन माइनस पाई से क्लोज्ड पाई इंटरवल में है या नहीं, क्योंकि उसके बाद ही हम इसे रे की इक्वेशन से कनेक्ट कर पाएंगे, इजंट इट? तो यहाँ पे आपको पता है 5 पाई बाय 6 मतलब कि 150 डिग्री, विच इज यस डेफिनेटली सिटिंग इन ओपन माइनस पाई टू क्लोज्ड पाई इंटरवल। तो मेरी इक्वेशन की शक्ल क्या है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल टू थीटा, जहां पे थीटा इस इंटरवल में बिलोंग करता है, और हम जानते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ रे व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम Z1 excluding Z1 such that this ray makes an angle of theta with the positive real axis। है ना? तो फटाफट से इसको ड्रॉ करते हैं आर्गन प्लेन पे। सबसे पहला स्टेप है Z1 को प्लॉट करना, जहां से मेरी रे स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो Z1 आर्गन प्लेन पे कहां लोकेटेड होगा? एट द पॉइंट 1, 2।
है ना, ये है मेरा Z1। भाई ये 1 + 2 आयोटा था विच इज इक्विवेलेंट टू 1,2, राइट? दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 इज ड्रॉ अ लाइन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल पासिंग फ्रॉम Z1, मतलब कि दिस लाइन इज पैरेलल टू द रियल एक्सिस। ठीक है, ये है स्टेप 2। स्टेप 3, ड्रॉ अ रे which is starting from Z1 such that this angle is 5 pi by 6. बना दी रे। And last step number 4, extremely important, is to make a hollow circle around Z1. ये नहीं भूलना है, क्योंकि argument of Z minus Z1 equals theta, as I said, is the equation of the ray emanating from Z1 but excluding Z1. ओके, तो मेरे पास ये रे आ चुकी है जो 1,2 से स्टार्ट होती है बट 1,2 पॉइंट को कंटेन नहीं करती। उसी की इक्वेशन मुझे सवाल में दी हुई थी एंड आई एम डन। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, अगले ज्योमेट्रिक कर्व पे चलते हैं विच इज अ सर्कल। अब आर्गन प्लेन में मतलब कि Z के टर्म्स में एक सर्कल की मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। लेट्स अक्वेंट आवरसेल्व्स विद ईच वन ऑफ देम। सबसे पहली इक्वेशन है mod Z equal to R, जहां पे R is a non-negative real quantity. Mod Z equal to R is the equation of a circle whose center is origin and radius is R units. कैसे? Let's justify. देखो, खुद को कन्विंस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि जो इक्वेशन आपके पास है ना, mod Z equal to R, इसकी भाषा को सही तरीके से इंटरप्रेट करना है। दैट्स इट। सोचो, mod Z का मतलब क्या हुआ? mod of Z minus 0, है ना, जिसका मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन Z एंड 0। और Z हम जानते हैं एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर इक्वेशन है mod Z equal to R, इससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि Z इज ऑल दोस कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस इज इक्वल टू R यूनिट्स। मतलब कि अगर विजुअलाइज किया जाए तो Z इज गोइंग टू सिट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज R यूनिट्स। दैट्स इट, यू डन। एक ऑल्टरनेट तरीका भी है जस्टिफाई करने का। आप क्या करो, Z को x प्लस आयोटा y ले लो। ठीक है, इक्वेशन क्या है? mod Z इक्वल टू R, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है mod of x प्लस आयोटा y इक्वल टू R। मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आयोटा y इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यस, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। अब इसको ना मैं ऐसे लिखती हूँ जानबूझ के, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स R स्क्वायर। और आप सब ये जानते हैं कि दिस is the equation of a circle whose center is origin and radius is R units. Isn't it? Right? तो हमें आर्गेंट प्लेन पे mod Z equal to R equation of the circle पता है whose center is origin and radius R units। इसी सर्कल की इक्विवेलेंट इक्वेशन आप कार्टेशियन प्लेन में मतलब कि एक्स वाई के टर्म्स में आप निकाल के देख सकते हो। इट इज अगेन कमिंग आउट टू बी ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस आर यूनिट्स। तो ये ध्यान रखना कि ये ओरिजिनल इक्वेशन और ये कार्टेशियन इक्वेशन दोनों इक्विवेलेंट ही है, सेम सर्कल को ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ विच इज दिस mod of Z minus Z1 equal to R, जहां पे अगेन R is a non-negative real quantity. This is the equation of a circle whose center is the fixed complex number Z1 and radius is R units. ठीक है, तो Z1 यहां पे कोई फिक्स्ड नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगेन इसको भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन की भाषा को सही तरीके से इंटरप्रेट करना है और कुछ भी नहीं। तो mod of Z minus Z1, इसकी क्या डेफिनेशन होती है? डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Z1, राइट? और Z एक आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट इज वेरिएबल। तो ये इक्वेशन कहना क्या चाह रही है कि Z इज ऑल दोस कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट Z1 is equal to R units. That means Z has no choice
but to sit on the circle or on the circumference of the circle whose center is Z1 and radius is R units. आया समझ में? विजुअलाइज हो रहा है? आप क्या कर सकते हैं ना, इक्विवेलेंटली आप इस सर्कल की इक्वेशन कार्टेशियन प्लेन में निकाल लो एक्स वाई के टर्म्स में, ठीक है? वहां से भी आपको समझ आ सकता है कि ये एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट करती है जिसका सेंटर Z1 है और रेडियस R यूनिट्स है। कैसे? आप Z को ले लो x प्लस आयोटा y और Z1 को ले लो x1 प्लस आयोटा y, ठीक है? तो मॉड ऑफ Z माइनस Z1 क्या हो जाएगा? x प्लस आयोटा y माइनस x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल्स टू R। ये हो गई इक्वेशन। यहां से मैं लिख सकती हूं x माइनस x1 प्लस आयोटा टाइम्स y माइनस y1 इक्वल्स R, जिसको जब आप सॉल्व करोगे आपके पास क्या आएगा? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स R स्क्वायर। और हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन द कार्टेशियन प्लेन जिसका सेंटर क्या होगा? x1, y1, which is nothing but the geometric representation of the complex number z1 only, and radius is going to be R units, ठीक है? तो अगर आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन थी मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू R और आपको खुद को कन्विंस करना था कि यार ये किस ज्योमेट्रिक फिगर की इक्वेशन है, तो आप इसको इक्विवेलेंटली कार्टेशियन प्लेन में रिड्यूस करो। यू रिड्यूस इट इन टर्म्स ऑफ x एंड y। जैसे ही वो एक्स वाई के टर्म्स में एक्सपैंड हो जाती है आप वहां से खुद को कन्विंस कर सकते हैं कि यार ये तो सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर Z1 है और रेडियस R यूनिट्स है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी? अपनी सेकंड रिप्रेजेंटेशन की मदद लूंगी, इसी को मैं मॉडिफाई करूंगी, ट्रांसफॉर्म करूंगी, इस पे काम करूंगी, मेहनत करूंगी, सो दैट मुझे एक नई इक्वेशन मिल जाए इस सर्कल की। ऑल राइट, तो लेट्स स्टार्ट स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है? तो पहला स्टेप मैंने यहाँ पे क्या किया? आई जस्ट स्क्वेयर्ड बोथ साइड्स। तो अब क्या आ गया मेरे पास? मॉड ऑफ z माइनस z1 होल स्क्वायर इक्वल्स R स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को देख के एक प्रॉपर्टी चमकनी चाहिए कि भाई मॉड z स्क्वायर इज नथिंग बट z बार, है ना? ये पढ़ा हुआ है हमने। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए मेरा लेफ्ट हैंड साइड बदल जाएगा और क्या बन जाएगा? z माइनस z1 इंटू z माइनस z1 का बार इक्वल्स R स्क्वायर। अब बार जो है वो सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये पढ़ा है हमने, है ना? तो यहाँ पे आ गया z माइनस z1 इंटू z बार माइनस z1 बार, राइट? अब कुछ नहीं है, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट एक्सपैंड इट। व्हाट डू यू गेट? z बार माइनस z1 बार माइनस z1 बार प्लस z1 बार माइनस R स्क्वायर इक्वल्स 0। ठीक है, अब देखो यार, एजेंडा ये है ना कि इस इक्वेशन को मुझे थोड़ा सुंदर बनाना है। आई वॉन्ट टू मेक इट कन्वीनियंट, आई वॉन्ट टू मेक इट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड लुकिंग। अभी ये बड़ी नॉन स्टैंडर्ड लुकिंग है, नॉट सो प्रिटी। तो थोड़ा सा काम करते हैं इस पे। देखो, इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखो, देयर इज अ पर्टिकुलर कनेक्शन बिटवीन देम। z एक वेरिएबल है, यानी कि z बार भी वेरिएबल है, राइट? तो ये जो टर्म है ये z का टर्म है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ z क्या है? माइनस z1 बार। वहीं ये जो टर्म है ये z बार का टर्म है, तो कोफिशिएंट ऑफ z बार क्या लिखा हुआ है? माइनस z1। और हम जानते हैं माइनस z1 का होल बार इज माइनस ऑफ z1 बार, तो ये क्या है? माइनस z1 का होल बार। मतलब अगर मैं माइनस z1 को a ले लेती हूं तो ये क्या हो गया? a बार। ऐसा करने पे मेरी इक्वेशन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है? देखो, z बार मतलब कि मॉड z स्क्वायर, और फिर है मेरे पास माइनस z1 बार मतलब कि a बार, z प्लस a z बार प्लस ये वाली क्वांटिटी। ये वाली क्वांटिटी क्या है? मॉड z1 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, क्योंकि z1 बार इज मॉड z1 स्क्वायर, राइट? ओके, अब एक चीज सोचो, मॉड z1 क्या होगा? एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर, उसका स्क्वायर अगेन रियल, पर z1 तो फिक्स था, मतलब मॉड z1 स्क्वायर इज सम फिक्स्ड रियल नंबर व्हिच इज नोन टू मी।
r मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल भी कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी थी, तो r का स्क्वायर भी इज अ रियल नंबर विच इज नोन टू मी. रियल माइनस रियल, डिफरेंस ऑफ टू रियल इज अगेन रियल. मैं इसका नाम b रख देती हूँ, ठीक है, फॉर कन्वीनियंस. तो अब फाइनली जो लुक बन चुका है मेरी इक्वेशन का वो है mod z स्क्वायर प्लस a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0. ठीक है, तो शुरुआत की थी हमने इस स्टार इक्वेशन से, है ना. mod of z minus z1 equals r, which is the equation of a circle whose center is z1, radius r units. इसी को मॉडिफाई करके मैंने ये डबल स्टार इक्वेशन जनरेट करी है. मतलब दोनों स्टार और डबल स्टार इक्वेशंस इक्विवेलेंट है. तो मतलब मेरी डबल स्टार इक्वेशन इज आल्सो ऑफ अ सर्कल whose center is z1, radius r units. पर पंगा ये है कि ठीक है, अगर कोई मुझे ये इक्वेशन देता है तो मैं इसकी शक्ल देख के समझ तो जाऊंगी कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज z1 एंड रेडियस इज r यूनिट्स. पर ये पूरी इक्वेशन में तो a और b बैठे हैं, z1 और r तो मुझे कहीं से दिख नहीं रहे. तो अगर मुझे इस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, है ना. सवाल समझ आया. तो अब मेरा एम है कि मैं z1 और r को a और b के टर्म्स में एक्सप्रेस करूं. ऑल राइट, ठीक है, फिर मेरे पास ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आ चुकी है. मुझे इसका सेंटर और रेडियस a और b के टर्म्स में चाहिए, राइट. प्लीज याद करो कि हमने a को क्या माना था, माइनस z1, और b को क्या माना था, मॉड z1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, राइट. अगर a माइनस z1 है तो z1 क्या हो गया, माइनस a. मतलब मुझे सेंटर a के टर्म्स में मिल चुका है. अब मुझे बस रेडियस a और b के टर्म्स में चाहिए. तो कोई बात नहीं, इस इक्वेशन पे काम करते हैं. मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स मॉड z1 का स्क्वायर माइनस b. पर z1 तो अभी भी निकाला माइनस a, है ना, और मॉड ऑफ माइनस a सेम एज a, तो ये क्या आ जाएगा, मॉड a स्क्वायर माइनस b. ठीक है, बट r इज द रेडियस. रेडियस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. It can never be negative, right? So it will be positive square root of mod a square minus b. Bingo, मेरे पास रेडियस भी आ चुका है in terms of a and b. Okay, so now please keep in mind this third equation of a circle, which is z bar, जिसको आप mod z square भी लिख सकते हैं, plus a bar z plus a z bar plus b equal to 0, जिसका सेंटर होता है माइनस a, मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z बार, एंड रेडियस होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मॉड a स्क्वायर माइनस b, जहां पे अगेन a इज द कोफिशिएंट ऑफ z बार एंड b इज द कांस्टेंट टर्म. आया समझ में. अब यहाँ पे दो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड टेक अ नोट ऑफ. सबसे पहली, आउट ऑफ a एंड b, a इज अलाउड टू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. मतलब a का इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो हो सकता है, बट b हैज टू कंपल्सरीली बी अ रियल नंबर. b को रियल ही होना पड़ेगा ऑलवेज. मतलब b का इमेजिनरी पार्ट पक्का से जीरो ही होना चाहिए. और ये बात मैंने पहले भी जस्टिफाई की थी कि b क्या था, मॉड z1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, मतलब डिफरेंस ऑफ टू रियल क्वांटिटीज विच इज ऑब्वियसली रियल, है ना. तो जब भी आपके पास ये इक्वेशन हो तो एकदम अंधों के समान उसको सर्कल की इक्वेशन डिक्लेयर मत कर देना. जस्ट चेक कि a कॉम्प्लेक्स है या नहीं एंड b रियल है या नहीं. ओके, a कैन बी कॉम्प्लेक्स और प्योरली रियल, बट b हैज टू कंपल्सरीली बी प्योरली रियल. ठीक है. और दूसरी बात ये कि देखो, radius is coming out to be positive square root of this inside quantity which is the input. अब a complex हो सकता है, ठीक है, but modulus of a is its distance from origin which is non-negative. Non-negative real का square is again real और b तो real है ही. मतलब ये जो input है it is difference of two real quantities which is again real. पर हम जानते हैं कि positive square root of some real quantity is well defined only when this real quantity is non-negative, है ना. अब सोच के देखो, अगर ये इनपुट जो रियल क्वांटिटी है ये नेगेटिव हो गई तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव क्वांटिटी तो रियल होती ही नहीं है, इट इज इमेजिनरी. मतलब व्हाट यू विल एंड अप गेटिंग इज इमेजिनरी सर्कल. तो अगर आपको रियल सर्कल चाहिए तो ये जो इनपुट है विच इज मॉड a स्क्वायर माइनस b हैज टू बी नॉन नेगेटिव. समझ में आया. तो वी आर थ्रू विथ 3 beautiful representations of a circle in the Argand plane.
नेक्स्ट एक छोटू सा सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन गिवन है जो कि क्लेम करती है कि वो एक सर्कल की इक्वेशन है। आपको इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो एक बात तो श्योर है कि इस इक्वेशन की शक्ल देख के ये तो समझ आ रहा है कि ये जनरल फॉर्म से कंपेरेबल होगी। पर इससे पहले कि आप जल्दबाजी में इस फॉर्मूले को यूज करके सेंटर और रेडियस निकालें, प्लीज चेक whether the given equation is perfectly matching with the general equation or not। जैसे जनरल इक्वेशन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा स्टडी करें तो इसमें एक z बार का टर्म है, ठीक है, एक रियल कांस्टेंट टर्म है b, और एक z का टर्म है और एक z बार का टर्म है, सच दैट z टर्म का जो कोफिशिएंट है इट इज कॉन्जुगेट ऑफ z बार वाला टर्म, है ना। z टर्म का कोफिशिएंट इज कॉन्जुगेट ऑफ z बार वाले का कोफिशिएंट। यही चीज हमारी गिवन इक्वेशन में फॉलो हो रही है कि नहीं, लेट्स चेक। तो यहाँ पे भी एक z बार वाला टर्म है, ठीक है, एक कांस्टेंट रियल टर्म है विच इज b, दैट इज 9, ऑल राइट। एक z टर्म है, एक z बार टर्म है। z टर्म का कोफिशिएंट क्या है, -3 + 4 आयोटा, और z बार का कोफिशिएंट क्या है, -3 - 4 आयोटा। होना क्या चाहिए, z का कोफिशिएंट शुड बी कॉन्जुगेट ऑफ z बार का कोफिशिएंट, है ना। तो आप -3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो -3 - 4 आयोटा ही तो आएगा, राइट। मतलब कि पक्का से मेरी गिवन इक्वेशन परफेक्टली जनरल फॉर्म से मैच करती है, ठीक है। तो z बार का कोफिशिएंट मेरा a हो जाएगा। क्या है z बार का कोफिशिएंट, ये -3 - 4 आयोटा, और b क्या हो जाएगा, 9। जैसे ही a और b आपको मिल गए, अब आप इन फॉर्मूले को यूज कीजिए सेंटर और रेडियस निकालने के लिए, ठीक है। तो सेंटर क्या है, -a, मतलब कि -3 - 4 आयोटा, मतलब कि 3 + 4 आयोटा, ठीक है। इसका नाम मैं z1 रख देती हूँ, ठीक है। और रेडियस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मॉड a स्क्वायर माइनस b, ओके, विच इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मॉड a का स्क्वायर, है ना। तो a क्या था मेरा, -3 - 4 आयोटा, मतलब मॉड्यूलस ऑफ a क्या हो जाएगा, 9 + 16 विच इज 5, है ना। तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 - 9 मतलब कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच इज 4। तो 4 हो गया मेरा रेडियस, ओके। तो मुझे समझ में आ चुका है कि जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन थी मुझे, उसका सेंटर है z1 और रेडियस है r यूनिट्स। मतलब अब मैं इसको एक और तरीके से लिख सकती हूँ, कैसे, मॉड ऑफ z - z1 = r, मतलब मॉड ऑफ z - 3 + 4 आयोटा = 4। तो जो इक्वेशन मुझे गिवन थी और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम सर्कल को ही रिप्रेजेंट करती है। आ गया समझ में, लेट्स मूव अहेड नाउ। अब बात करते हैं अगले ज्योमेट्रिक फिगर की, विच इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल। अब हम सब जानते हैं एन आर्क इज ऑलवेज डिटर्मिन्ड बाय अ कॉर्ड, राइट। तो सबसे पहला केस है जब वो कॉर्ड बड़ी ही स्पेशल कॉर्ड है, इट इज एक्चुअली अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, ऑल राइट। Beginning with this case, let's say I have two fixed complex numbers z1 and z2 known to me which are sitting on this circle such that जब मैं उन दोनों को जोड़ती हूं तो मेरे पास जो AB सेगमेंट बनता है वो एक्चुअली इस सर्कल का डायामीटर है। अब हम जानते हैं ये बात कि एक डायामीटर एक सर्कल को दो कॉन्ग्रुएंट टुकड़ों में बांटता है, गिविंग राइज टू टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स व्हिच आर योर टू सेमी सर्कल्स, है ना। एक तो होगी ये येलो सेमी सर्कल, है ना, इसका नाम मैं फर्स्ट सेमी सर्कल रखती हूं, और दूसरी होगी ये ग्रीन सेमी सर्कल, इसका नाम मैं सेकंड सेमी सर्कल रखती हूँ। My target is to compute the equation of both first and second semicircle in the Argand plane। तो सबसे पहले तो फर्स्ट सेमी सर्कल की इक्वेशन निकालने पे बात करते हैं, ठीक है। इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, सेम ड्रिल, मैं एक पॉइंट P कंसिडर करूंगी, एनी रैंडम पॉइंट सिटिंग ऑन द येलो आर्क, ठीक है। लेट्स से इट इज डिनोटिंग द आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर Z। तो
तो अगर P एक मूविंग पॉइंट है जिसको सिर्फ और सिर्फ येलो आर्क के अलोंग मूव करना ही अलाउड है, तो थ्रू आउट इट्स मूवमेंट वो जो पाथ ट्रेस करेगा वो क्या होगा? येलो आर्क। मतलब अगर मैं लोकस ऑफ P फाइंड कर लूं तो मुझे इक्वेशन ऑफ येलो आर्क मिल जाएगी, है ना? और लोकस ऑफ P फाइंड करने के लिए मुझे P पे कोई कंडीशन चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन चाहिए। उस रिस्ट्रिक्शन तक पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगी? P को A से और P को B से जोड़ दूंगी। ऐसा करते ही साथ मेरे दिमाग में ये चमक जाता है कि डायामीटर always subtends an angle of 90 degrees at any point on the circumference of the circle। मतलब ये एंगल पक्का से 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन का होगा। अब अगर आप इस पूरी पिक्चर को ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z, z1, z2। तीनों को कनेक्ट करने के लिए मैं ऑब्वियसली रोटेशन थ्योरम का इस्तेमाल करूंगी, राइट? तो P से इमर्ज होने वाला पहला वेक्टर है PA वेक्टर, दूसरा है PB वेक्टर। PA वेक्टर एक्चुअली क्या है? It is the complex number z1 minus z, and PB vector actually क्या है? It is the complex number z2 minus z, है ना? My target is to reach from PA vector to PB vector। ऐसा करने के लिए मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/2 मेजर से रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, विच इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग विद e to the power iota π/2। रिमेंबर? बट यहां पर एक चीज दिमाग में पॉपअप करनी चाहिए कि PA और PB की लेंथ बराबर हो ये जरूरी नहीं। तो हम क्या करेंगे? वी विल कंसिडर द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PA वेक्टर व्हिच इज z1 minus z अपॉन मॉड ऑफ z1 minus z। ठीक है, इसको मैं रोटेट करूंगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाय π/2 मेजर व्हिच इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग विद e to the power iota π/2। और ऐसा करने पे मुझे क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PB वेक्टर व्हिच इज z2 minus z अपॉन मॉड ऑफ z2 minus z। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको, तो मेरे पास आ जाएगा मॉड ऑफ z2 minus z अपॉन मॉड ऑफ z1 minus z e to the power iota π/2 equals z2 minus z अपॉन z1 minus z। ठीक है, ये क्या है? कोशेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका नाम मैं z डैश रख देती हूँ। और ये क्या है? दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ z डैश, है ना? क्योंकि मॉड हैज द पावर टू डिस्ट्रीब्यूट ओवर कोशेंट, so this is complete mod which is nothing but mod of z dash। तो मेरे पास यहां से क्या आ जाता है कि z dash is equals to mod of z dash e to the power iota π/2, जहां पे π/2 is an angle lying in the interval open minus pi to closed pi। और जैसे ही मैंने ये लिखा, नेक्स्ट स्टेप में चमक जाना चाहिए कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z डैश, इसका मतलब π/2 है। और z डैश था क्या? z2 माइनस z अपॉन z1 माइनस z, या फिर मैं लिख सकती हूँ z माइनस z2 अपॉन z माइनस z1, है ना? तो यहां से क्या आ जाता है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2 अपॉन z माइनस z1 इक्वल्स π/2, and bingo, this is the equation of your yellow arc। आ गया समझ में? Exactly in the same manner मैं ग्रीन वाली आर्क की भी इक्वेशन निकाल सकती हूँ। कैसे? लेट्स स्टार्ट सेम ड्रिल। मैं कोई पॉइंट P कंसिडर करती हूँ, ठीक है, जो कि Z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब P का लोकस ही मुझे इस ग्रीन आर्क की इक्वेशन देगा, तो लोकस निकालने के लिए मुझे P पे कोई कंडीशन चाहिए। उस कंडीशन तक पहुंचने के लिए मैं P को एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर से कनेक्ट करती हूँ। अगेन ये एंगल आ जाता है π/2। फिर से रोटेशन थ्योरम लगेगा। PA को रोटेट करके मैं PB तक पहुंचना चाहती हूं, बट यहां पे पंगा ये है कि रोटेशन क्लॉकवाइज सेंस में हो रहा है बाय π/2 मेजर व्हिच इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग विद e to the power माइनस iota π/2, है ना? तो फाइनल इक्वेशन में सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि ग्रीन आर्क की इक्वेशन आएगी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2 अपॉन z माइनस z1 इक्वल्स माइनस π/2। दैट्स इट। ओके, तो येलो आर्क की इक्वेशन हो गई प्लस π/2 वाली और ग्रीन आर्क की इक्वेशन हो गई माइनस π/2 वाली। समझ में आया अच्छे से? अगर आपको कभी ऐसा दिया है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2 अपॉन z माइनस z1 इक्वल्स प्लस माइनस π/2, ठीक है, ऐसा,
प्लस माइनस पाई बाय 2, तो यानी कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कंप्लीट सर्कल। ठीक है, क्योंकि प्लस पाई बाय 2 मतलब कि येलो आर्क की इक्वेशन, माइनस पाई बाय 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रीन आर्क, तो ओवरऑल क्या मिल गया? पूरा सर्कल। ओके, तो कीप दिस इन माइंड। ऑलराइट, तो यहां पे तो हमने उस आर्क की इक्वेशन निकाली जो डायमीटर कॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग जनरेट होती है, विच इज माई सेमी सर्कल। पर व्हाट इफ द कॉर्ड इज नॉट द डायमीटर, इट इज जस्ट एनी अदर रैंडम कॉर्ड? उस केस में कैसी आर्क्स जनरेट होंगी और उनकी क्या इक्वेशन होगी? लेट्स फाइंड इट आउट। तो नेक्स्ट केस पे बात करते हैं, जहां पे अब ए बी कॉर्ड जो है वो डायमीटर नहीं है, इट इज एनी कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल बट नॉट द डायमीटर। इस केस में ये कॉर्ड पूरे सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करेगी, वन इज द मेजर सेगमेंट एंड अदर इज दिस माइनर सेगमेंट। द आर्क corresponding to the major segment will be the major arc AB, and the arc corresponding to the minor segment will be the minor arc AB. इन दोनों ही आर्क्स की मुझे इंडिविजुअली इक्वेशंस निकालनी है इन द आर्गन प्लेन इन टर्म्स ऑफ z। लेट्स बिगिन विद द मेजर आर्क। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए मैं फिर से पॉइंट P कंसिडर करती हूँ, जो कि एक आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो P इज ओनली अलाउड टू मूव अलोंग द मेजर आर्क, तो P का लोकस मुझे इक्वेशन ऑफ द मेजर आर्क देगा, राइट? तो P की कंडीशन फाइंड करने के लिए मैं उसको फिर से A और B से जोड़ देती हूँ। ओके, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। अब एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने लेट्स से P को ये वाला पॉइंट लिया होता तब भी ये एंगल थीटा होता। अगर मैंने P को ये वाला पॉइंट लिया होता तब भी ये एंगल थीटा होता। क्यों? क्योंकि हमने ये रिजल्ट 10th या 9th क्लास में आई गेस पढ़ा है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन द सेम सेगमेंट आर ऑफ इक्वल मेजर। ये सारे के सारे एंगल्स माइनर आर्क सबटेंड कर रही है मेजर सेगमेंट में, तो इन सबका मेजर सेम होगा, इक्वल टू थीटा। आया समझ में? तो हम यहां थे। इस स्टेप के बाद मुझे z, z1 और z2 को रिलेट करना है, कनेक्ट करना है। तो मैं रोटेशन थ्योरम का इस्तेमाल कर सकती हूं, जिसमें मैं फिर से पीए वेक्टर और पीबी वेक्टर पे काम करूंगी। पीए वेक्टर इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 माइनस z एंड पीबी वेक्टर इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स नंबर z2 माइनस z। बट रोटेशन थ्योरम के अलावा एक और बहुत ऑल्टरनेटिव स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, जिसकी मदद से भी हम इनकी इक्वेशंस तक पहुंच सकते हैं। लेट मी शेयर दैट विथ यू। देखो, let's say argument of z1 minus z is theta 1, ठीक है, and argument of z2 minus z complex number is theta 2। फिगर को देखते रहना, your visualizations should be very active। इस स्टेप के बाद I can definitely say that theta 2 will be theta 1 plus theta। भाई थीटा 1 में थीटा ऐड करूंगी तभी तो थीटा 2 मिलेगा। एक और तरीका सोचने का ये है कि आपके पास PAB ट्राइंगल है एंड एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इस लॉजिक से भी आप यहां तक पहुंच सकते हैं। तो यहां से मुझे क्या मिला कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज एक्चुअली थीटा, है ना? और थीटा के बारे में एक बात तो श्योर है, 200% थीटा अक्यूट है, इट्स मेजर इज स्ट्रिक्टली लेस देन पाई बाय 2, है ना? तो यहाँ पे जो थीटा है अक्यूट है, मतलब कि वो माइनस पाई से क्लोज पाई इस इंटरवल में लाई करता है फॉर श्योर। अब थीटा 2 क्या था? आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z, और थीटा 1 क्या था? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z। दिस इज इक्वल टू थीटा, जहां पे थीटा यहां से आ रहा है। तो मैं आर्ग्यूमेंट के बारे में प्रॉपर्टीज तो पढ़ के आई हूं, मुझे पता है इसको मैं कंप्रेस करके कैसे लिख सकती हूँ। Argument of z2 minus z upon z1 minus z is equal to theta, right? यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ argument of z minus z2 upon z minus z1 equals theta, जहां पे थीटा acute है। This is the equation of your major arc। बात खत्म। वहीं अगर मैं माइनर आर्क की इक्वेशन निकालना चाहूं, okay, now I want to compute the equation of the minor arc, तो मैं फिर से सेम ड्रिल अडॉप्ट करूंगी। मैं फिर से एक पॉइंट P रैंडम कंसिडर करती हूँ इस आर्क पे, और फिर से मैं PA और PB को कनेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, ऐसा करने पे ये जो एंगल P पे बनेगा, लेट्स से इज थीटा,
इस केस में थीटा पक्का से ऑब्ट्यूस होगा। अब आप एग्जैक्ट सेम स्टेप्स रेप्लिकेट कर दो, आपको जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो यही होगी, सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि अक्यूट की जगह अब थीटा ऑब्ट्यूस होगा। मतलब ये समझ आता है हमें इस पूरी कहानी से कि मेजर आर्क या माइनर आर्क की बात करो, इक्वेशन तो दोनों की सेम ही दिखेंगी, शक्ल तो सेम होगी, दी ओनली डिफरेंस इज गोइंग टू बी इन थीटा। अगर थीटा अक्यूट है मतलब कि मेजर आर्क, और अगर थीटा ऑब्ट्यूस है मतलब कि माइनर आर्क। एंगल बड़ा आर्क छोटी, एंगल छोटा आर्क बड़ी। गॉट इट? तो अब ये चीज जल्दी से आप नोट कर लो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2 अपॉन z माइनस z1 इक्वल्स थीटा रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन ऑफ सेमी सर्कल जब थीटा का मेजर होता है या तो π/2 या फिर -π/2। ठीक है, और इस केस में ये z1 और z2 दो फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्चुअली डायामीटर के एंड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आया? वहीं अगर थीटा का मेजर है लेस देन π/2 मतलब कि अगर थीटा एक अक्यूट एंगल है, तब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी? मेजर आर्क ऑफ द सर्कल, जहां पे ये आर्क, मेजर आर्क जिस कॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग सबटेंड हुई है, उस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स होंगे z1 और z2। एंड लास्टली अगर थीटा जो है वो ग्रेटर देन π/2 हो गया, मतलब कि ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, तो उस केस में ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी माइनर आर्क, जहां पर फिर से z1 और z2 उस माइनर आर्क को सबटेंड करने वाली कॉर्ड के एंड पॉइंट्स होंगे। समझ आया? तो इक्वेशन की शक्ल सेम है, अगर याद करना है तो हाँ ठीक है, एक ही इक्वेशन याद करनी है हर तरीके की आर्क की, लेकिन ये एंगल इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन डिसाइडिंग कि एक्चुअली आर्क कौन सी होगी इन तीनों में से। ठीक है, अगला ज्योमेट्रिक फिगर है स्ट्रेट लाइन। ओके, तो लेट्स से मेरे पास कैपिटल एल एक लाइन है जिसकी इक्वेशन कार्टेशियन प्लेन में, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, मुझे दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, जहां पे ऑब्वियसली a b c विच आर ऑल द कोफिशिएंट्स आर रियल। देन हम जानते हैं इस लाइन का स्लोप इज गिवन बाय माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब माइनस a बाय b। मेरा एजेंडा है टू ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन एंड राइट इट इन टर्म्स ऑफ z, मतलब अभी तो ये कार्टेशियन प्लेन में लिखी है, मुझे इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिखना है। ऑल राइट, उसके लिए हम क्या टेक्निक यूज करेंगे? देखो, x, y, this represents what? It represents the points which are sitting along this line L, है ना? और हम जानते हैं x, y is nothing but x plus iota y, right? तो अगर मैं z को x plus iota y ले लूं तो इससे मुझे क्या मिलेगा कि z bar is x minus iota y, है ना? अब मैं जानती हूं x क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ z, बट दिस इज गिवन बाय z प्लस z बार बाय 2, ये तो हम पढ़ के आए हैं। ऑल्सो y क्या हुआ फिर, अगर z x प्लस आयोटा y है तो y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विच इज गिवन बाय z माइनस z बार बाय 2 आयोटा। तो आपको दिख रहा है कितने स्मार्टली मैंने x को z के टर्म्स में लिख दिया है, y को z के टर्म्स में लिख दिया है, ताकि मेरी पूरी इक्वेशन z के टर्म्स में बड़े आराम से ट्रांसफॉर्म हो पाए। तो मेरी लाइन L क्या बन जाएगी, a इंटू एक्स एक्सिस z प्लस z बार बाय 2 प्लस b इंटू वाई, मतलब कि z माइनस z बार बाय 2 आयोटा प्लस c इक्वल्स 0। अब सबसे पहले तो ये 1 बाय आयोटा से छुटकारा पाते हैं। 1 बाय आयोटा आई नो इज माइनस आयोटा, उसको मैं बाहर ले आती हूँ। ठीक है, अब कंप्लीट एलसीएम 2 आएगा तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, ए जेड प्लस ए जेड बार माइनस आयोटा बी जेड प्लस आयोटा बी जेड बार प्लस 2c इक्वल्स 0। जेड जेड वाले टर्म्स इकट्ठे करो, व्हाट यू गेट, a माइनस आयोटा बी जेड प्लस, अब जेड बार वाले टर्म्स इकट्ठे करो, क्या आ रहा है, a प्लस आयोटा बी जेड बार प्लस 2c इक्वल्स 0। तो फिलहाल तो z के टर्म्स में मेरे पास ये इक्वेशन आ चुकी है मेरी लाइन L की, बट
This is not in the prettiest form. There is scope of improvement, there is scope of modification. इस पे थोड़ा और काम बाकी है, फिर ये अपने सबसे स्टैंडर्ड लुक में पहुंच जाएगी. तो क्या काम बाकी है, कैसे मॉडिफाई करें इसे? पुट योर थिंकिंग कैप्स ऑन एंड ऑब्जर्व. देखो, z और z बार जो कि दो वेरिएबल टर्म्स हैं इस इक्वेशन में, उनके कोफिशिएंट्स पे ध्यान दो. z का कोफिशिएंट है a माइनस आयोटा b, z का कोफिशिएंट है a प्लस आयोटा b. ऑब्वियसली both the coefficients are conjugates of each other, isn't it? yes, मतलब कि अगर मैं a प्लस आयोटा b को अल्फा ले लेती हूं तो a माइनस आयोटा b तो अल्फा बार हो जाएगा, है ना? और ये जो 2c है विच इज सम रियल नंबर, भाई c रियल था ना, तो 2 इंटू सी भी रियल, इसको मैं कन्वीनियंस के लिए k बुला देती हूँ. तो अब मेरी इक्वेशन कॉम्पैक्ट फॉर्म में और सबसे सुंदर फॉर्म में आ चुकी है. इट इज अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस k इक्वल 0, जहां पे अल्फा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है गिवन बाय a प्लस आयोटा b एंड k इज अ रियल क्वांटिटी इक्वल टू 2c. इस पूरे डिस्कशन से हमें यह समझ आता है कि अगर मुझे एक लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी है ax plus by plus c equal to 0, तो what I have to do is catch hold of the coefficients a, b, c क्या है. ठीक है, फिर a और b की मदद से a प्लस आयोटा b बनाओ, उसका नाम रखो अल्फा, और c की मदद से 2c बनाओ, उसका नाम रखो k. जैसे ही अल्फा और k आपके पास आ जाते हैं तो अल्फा और अल्फा बार की जगह रिस्पेक्टिवली प्लेस कर दो और k की जगह k को प्लेस कर दो. बिंगो, अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस k इक्वल टू 0 आपके पास इक्वेशन ऑफ द सेम लाइन l इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन आ जाएगी. आया समझ में? पर यहां पर एक सवाल अभी भी बचता है. देखो, अगर कार्टेशियन फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है तब तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y करके उसका स्लोप निकल जाएगा. लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में z के टर्म्स में ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दी हुई है तो इसका स्लोप क्या होगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा और k, क्योंकि यही तो कोफिशिएंट्स प्रेजेंट है इस इक्वेशन में. ए बी सी तो दिख नहीं रहे मुझे डायरेक्टली, राइट? तो उसके लिए व्हाट यू डू इज, देखो अल्फा क्या है मेरा, और आई शुड सिंपली रिकॉल इट बाय स्लोप विच वाज माइनस ए बाय बी. ये था ना ओरिजिनली मेरी लाइन एल का स्लोप. पर अगर आप अल्फा को रिकॉल करो तो वो था a प्लस आयोटा बी. मतलब a इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ अल्फा एंड b इज नथिंग बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा. तो स्लोप एक्चुअली क्या निकल के आ रहा है, माइनस ऑफ रियल पार्ट ऑफ अल्फा अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा. But real part of alpha will be alpha plus alpha bar by 2 and imaginary part of alpha will be alpha minus alpha bar by 2 iota. है ना? इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ माइनस ऑफ अल्फा प्लस अल्फा बार बाय 2 इंटू 2 आयोटा अपॉन अल्फा माइनस अल्फा बार. 2 कैंसिल हुआ. मतलब मेरा स्लोप इन टर्म्स ऑफ z क्या निकल के आ रहा है, माइनस आयोटा टाइम्स अल्फा प्लस अल्फा बार अपॉन अल्फा माइनस अल्फा बार. के का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्फा और अल्फा बार के टर्म्स में ही स्लोप निकल के आ चुका है. समझ में आया? तो कभी भी आपको z के टर्म्स में ये इक्वेशन दी हो लाइन की तो आपको अब उसका स्लोप निकालते आता है ना? यहां पे अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ z बार, एंड अल्फा बार क्या है, कोफिशिएंट ऑफ z. ऑल राइट, now let's move ahead. The next geometric figure that we have is this horizontal ellipse. Let's say z1 और z2 दो फिक्स्ड नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो इस एलिप्स के दो फोकाई को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस एलिप्स की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होगी, मतलब इन टर्म्स ऑफ z क्या होगी. इक्वेशन निकालने के लिए मेरी ड्रिल एकदम सेम है. आई एम गोइंग टू कंसिडर अ रैंडम पॉइंट p सिटिंग ऑन दिस एलिप्स. ठीक है, अब P को मैंने A से जोड़ दिया, P को मैंने B से भी जोड़ दिया. ऐसा करने पे मुझे एक बड़ा प्यारा सा ट्राइंगल मिल जाता है विच इज PAB. और एक ट्राइंगल के बारे में मैं एक प्रॉपर्टी जानती हूँ कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द थर्ड साइड. वहां से मुझे मिलता है लेंथ ऑफ PA सेगमेंट प्लस लेंथ ऑफ PB सेगमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द लेंथ ऑफ द AB सेगमेंट. बट यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, बल्कि
स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का साइन होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि PA प्लस PB इज इक्वल टू AB सिर्फ तब हो सकता है जब P इज सिटिंग ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B, और वो सिनेरियो तो यहां है ही नहीं, राइट? तो एज पर द सिचुएशन राइट नाउ यहां पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। ऑल राइट, नाउ व्हाट इज PA? PA is actually the magnitude of the PA vector which is Z1 minus Z complex number. ठीक है, तो PA क्या हुआ? Modulus of Z1 minus Z. What about PB? It is the magnitude of the PB vector which is Z2 minus Z complex number. So PB हुआ mod of Z2 minus Z. What about AB? AB is actually the distance between the foci Z1 and Z2. Right? It is written as mod of Z1 minus Z2. एक और चीज जो यहाँ पे प्रिवेल कर रही है, which is a very famous property of an ellipse. What does it say? ये आपने कोनिक सेक्शंस में पढ़ा होगा कि the sum of focal distances of any point sitting on the elliptical curve is equal to a constant, and what is the value of that constant? Length of the major axis, which is equal to 2a. ठीक है, तो P एक रैंडम पॉइंट है इस एलिप्स पे बैठा हुआ, तो PA क्या है? उसका फोकल डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट फोकस A, और PB क्या है? उसका फोकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेकंड फोकस B. Sum of these focal distances is equal to some constant, let's call it K. And what is the value of this constant? It is equal to the length of the major axis, which is the distance between the vertices, जो कि हमें पता है होता है 2a. ठीक है, फिर से PA क्या है? mod of Z1 minus Z, और PB क्या है? mod of Z2 minus Z. This is equal to K, which is 2a. है ना? तो ये दोनों सिचुएशन साइमल्टेनियसली यहां पे होल्ड करती हैं, तो दोनों को कंबाइंड फॉर्म में मैं कैसे लिख सकती हूं? mod of Z1 minus Z plus mod of Z2 minus Z, which is equal to K, is strictly greater than mod of Z1 minus Z2. ठीक है, this is the equation of your ellipse in the argand plane in terms of Z. ठीक है, आप चाहें तो इसको Z minus Z1 और यहाँ पे भी Z minus Z2 लिख के और प्रिटी कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में अच्छे से? इनफैक्ट एक छोटी सी बात यहाँ पे और है, देखो K क्या है? 2a है ना? दोनों तरफ मैं E से मल्टीप्लाई करती हूं, जहां पे E डिनोट करती है इस एलिप्स की इसेंट्रिसिटी। फाइन, तो 2aE क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, विच इज mod of Z1 minus Z2. तो मुझे इसेंट्रिसिटी क्या मिल रही है? mod of Z1 minus Z2 upon K. All right. So with this you have the equation of the ellipse in the argand plane and also the formula to compute eccentricity of that ellipse in the argand plane. आगे समझ में? Okay then, let's move ahead. यहाँ पे आगे जाने से पहले प्लीज ध्यान रखना कि K जो है it is strictly greater than the distance between the foci, which is mod of Z1 minus Z2. क्योंकि अगली चीज जो हम कर रहे हैं वो है इस हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन निकालना अगेन इन द आर्गन प्लेन, और यहाँ पे सीन थोड़ा ऑपोजिट होने वाला है एज कंपेयर टू एलिप्स। ओके, अब यहाँ पे अगर मुझे इक्वेशन चाहिए तो मैं फिर से सेम काम करूंगी। आई एम गोइंग टू कंसिडर अ रैंडम पॉइंट से P सिटिंग ऑन दिस हाइपरबोला, और उसको A से कनेक्ट करूंगी और B से कनेक्ट करूंगी। ध्यान रखना A और B जो दो फोका है इस हाइपरबोला के, वो मुझे नोन है। ठीक है, Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नोन टू मी, दे आर सम फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब क्योंकि मेरे पास PAB ट्राइंगल आ चुका है, मैं किस प्रॉपर्टी को याद करना चाहती हूँ कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू द थर्ड साइड। अब इक्वालिटी फिर से नहीं आ सकती, इक्वालिटी आने का मतलब P इज सिटिंग ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B, पर ये बात तो सच है नहीं। तो यहाँ पे क्या समझ आता है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स विल बी स्ट्रिक्टली लेसर देन द थर्ड साइड, मतलब PA माइनस PB will be strictly lesser than AB, but ये प्रॉपर्टी इनकम्प्लीट है। क्या है ना, ये जो क्वांटिटी है ना, इसको नॉन नेगेटिव होना कंपलसरी है। अब देखो P जो है अभी जहां बैठा है P, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग PA बड़ा है PB छोटा है, तो PA माइनस PB पॉजिटिव है, पर P तो आर्बिट्ररी पॉइंट है ना हाइपरबोला में बैठा हुआ, तो
P यहां भी तो बैठ सकता था, उस केस में PA छोटू होता, PB बड़ा होता, है ना? तो PA माइनस PB तो नेगेटिव आ जाता। तो टू एंश्योर नॉन नेगेटिविटी इस क्वांटिटी का मॉड लिया जाता है, एंड हेंस एक्चुअल प्रॉपर्टी ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेसर देन द थर्ड साइड। ऑल राइट, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। व्हाट इज PA? अगेन इट इज द मॉड्यूलस ऑफ Z minus Z1, or I should write it as Z1 minus Z. ठीक है? What about PB? It is the distance between Z and Z2 written as mod of Z minus Z2. इसको भी Z minus Z1 ही लिख देते हैं सिमेट्री के लिए। Less than AB. What is AB? Distance between Z1 and Z2, which is mod of Z1 minus Z2. ठीक है? एक और चीज यहां पे प्रिवेल करती है, विच इज अ वेरी फेमस प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला, अगेन रिलेटेड टू फोकल डिस्टेंसेस ओनली। वो कहती है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट सिटिंग ऑन द हाइपरबोलिक कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस विच इज इक्वल टू 2a। ठीक है? तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, पॉइंट P एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, PA क्या है? उसका फोकल डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट फोकस A, राइट? और PB क्या है? उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेकेंड फोकस B। प्रॉपर्टी कहती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस is equal to constant, and what is the value of this constant? Length of the transverse axis, which is 2a. ठीक है? अब PA क्या है? mod of Z minus Z1. PB क्या है? mod of Z minus Z2 equals K equals 2a. दोनों चीजें साइमल्टेनियसली यहां पे प्रिवेल करती हैं, तो दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके मुझे क्या मिलेगा? mod of Z minus Z1 minus mod of Z minus Z2, which is equal to K is always less than mod of Z1 minus Z2. Okay, basically ये इक्वेशन कह रही है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस is a constant which is strictly less than the distance between the foci. Ellipse के केस में क्या कह रही थी ये प्रॉपर्टी? कि the sum of focal distances is a constant which is greater than the distance between the foci. तो चीजें ऑपोजिट समझ आ रही है। वहां पे K was greater than mod Z1 minus Z2, यहाँ पे K is lesser than mod Z1 minus Z2। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि सवालों में इसका बहुत काम आता है। ठीक है? So this is the equation of your hyperbola in the argand plane. यहाँ पे फिर से मैं सेम बात करूंगी। K क्या है? 2a के बराबर। फिर से E दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। 2ae क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई विच इज मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो E की वैल्यू क्या आ गई? विच इज रिप्रेजेंटिंग द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन K। And bingo, we are done. With this, we are done with complex numbers. Congratulations. Well, आज की क्लास में हमने बहुत सारी इक्वेशंस ऑब्टेन की हैं इन टर्म्स ऑफ Z, और उन सबको अपने दिमाग में अच्छे से बिठाने के लिए, उन पे एक स्ट्रॉन्ग कमांड बनाने के लिए व्हाट यू डेस्परेटली नीड इज प्रैक्टिस। इसीलिए डू नॉट फॉरगेट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द DPP एंड वर्कशीट ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है? ये एक कंपल्सरी होमवर्क है। All right, on this note, it's me, Bhumika, signing off. I'll meet you super soon again. Till then, take care and keep learning. Bye-bye.